Hello friends, welcome back to my channel, and today we are going to start with our next type of thing in relative pronouns, that is use of the relative pronouns. So today we are going to do this thing, that is use of the relative pronouns. But in today's particular video I will be telling you only of who and which. Okay, I will be telling you of who and of which. And वो का तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि वो इज मेनली यूज्ड फॉर पर्सन्स. दिस इज मेनली यूज्ड फॉर पर्सन्स. ओके, एंड इट मे रेफर टू सिंगुलर और प्लूरल. ये हम शायद कर चुके हैं, बट फिर भी आई विल बी टेलिंग यू टुडे ऑल्सो. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द previous video, means recap of that particular video. That is, in yesterday's video I have told you about forms of the relative pronouns. हमने forms की थी, forms of the relative pronouns. So yesterday we have done this, means in my previous video we have done this. So इसमें हमने तीन तरह के वो भी पढ़े थे फॉर्म्स. दैट इज नॉमिनेटिव. नॉमिनेटिव इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट्स. आई हैव टोल्ड यू दिस इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट्स. दिस इज जे. इट इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट्स. एंड जेनेटिव. जेनेटिव का मैंने आपको कल पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि हम जेनेटिव केस कैसे यूज करते हैं. सो जेनेटिव इज यूज्ड फॉर ओनरशिप, origin, kind, and possession also. So it is used for these things. And authorship also. authorship में मैंने आपको एग्जांपल दिया था शेक्सपियर का authorship. So these are things which we have covered in genitive. And last one is accusative. So accusative में हमने क्या किया था. accusative में is mainly used for objects. Okay, so ये objects के लिए यूज होता है mainly. and subjects में हमने क्या पढ़ा था. वो का यूज करा था. subjects मतलब persons के लिए. mainly subject में person ही होता है, and वो is used for that. and accusative में भी हमने whom and वो पढ़ा था. मैंने स्टार भी लगाया था जिससे आपको पता चल जाए कि ये दोनों जो है वो एक ही में आ रहे हैं, वूम भी और वो भी. एंड जेनेटिव में हमने पढ़ा था वूज. हेयर देयर इज नो स्पेस टू रिटर्न टू राइट, सो आई एम जस्ट हेयर आई हैव रिटन वूज. इट इज यूज्ड फॉर वूज. सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट दैट आई हैव टोल्ड यू in yesterday's video. I have told you some points also rather than this. Okay, I have told you example like this is a boy or girl who works hard. These are the boys or girls who work hard. मैंने ये sentences में comparison किया था और उसमें हमने notice किया था that forms are the same. singular और plural के लिए forms जो हैं वो same हैं, and masculine और feminine मतलब male और female भी same हैं. and afterwards I have told you that जो relative pronoun है which, it is used for same form for nominative and accusative. So जो nominative और accusative में है वो same form में use होता है. which form मतलब which relative pronoun, the relative pronoun which is used in same form in nominative as well as accusative case, where I have told you example also. And I have told you one more point that which has no genitive case. genitive case नहीं है which में, but हम जो हैं वो वूज यूज करते हैं. WHOSC हम इसे यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग. मीन्स हम वूज को सब्सटीट्यूट कर देते हैं ऑफ विच की जगह. इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑफ विच वी यूज टू राइट वूज. एंड इन एक्यूसेटिव देयर इज द नॉमिनेटिव एंड एक्यूसेटिव तो मैंने आपको बताई दिया सेम ही फॉर्म होगी. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव प्रोनाउन दैट हैज द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड प्लूरल. मतलब सेम फॉर्म है सिंगुलर प्लूरल में, और उनके नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव भी सेम है और जेनेटिव केस नहीं है. ये वाला पॉइंट बताया था दैट के लिए. एंड फिर वट के लिए पॉइंट बताया था कि वट जो है वो सिंगुलर में यूज़ होती है. नहीं,
वट जो है यस सिंगुलर के लिए यूज होती है एंड हैज़ द सेम फॉर्म नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव में। कल वाले जो हमने करे थे उसमें मेनली नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव में मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले में सेम ही फॉर्म रहती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस यूज ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस। इनके यूजेस करेंगे हम। सो फर्स्टली आई एम टेलिंग यू ऑफ वू। ओके, this is just a recap. If you want to note down, you can note down, otherwise you can see my previous video of this. And let's begin with the use of woo. So I have written the use of woo here. Okay, so WHO woo. Woo is mainly used for persons, मतलब living being के लिए, mainly human beings के लिए हम woo use करते हैं। मैंने अपने पहले वाले एग्जाम्पल जितने भी मैंने woo से रिलेटेड करवाए हैं that will be ऑफ पर्सन्स ओनली, मीन्स वहाँ पे ह्यूमन बींग सब्जेक्ट का ही मेनली यूज हुआ होगा। सो वू इज यूज फॉर पर्सन्स ओनली, ये बस पर्सन्स के लिए यूज होते हैं वू मेनली। ओके, इट मे रेफर टू अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन, मतलब सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकते हैं। WHO मतलब वू जो है वो यूज हो सकता है पर्सन्स के लिए, मतलब एस मतलब प्लूरल के लिए भी यूज होता है, और अगर हम एस हटा दें तो भी ये यूज होता है, एक पर्सन के साथ भी और दो पर्सन्स के साथ भी। So it may refers to a singular or plural noun. So sometimes I have written here also in brackets, sometimes it is used for referring to animals. कभी कभार ये animals को refer करने के लिए भी use होता है। It is mainly used for persons, but sometimes it is used for implementing or it is used for referring to animals also. So here is the use of woo. So woo का क्या मतलब, woo का कैसे हम याद करेंगे कि हाँ कि woo इसी चीज के लिए यूज होता है। So जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे उसको ध्यान से सुनते जाओ और अपने मन में रिपीट करते जाओ। Like woo is used for persons only, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है। वो is used for persons only and it may be singular और plural, वो singular भी हो सकता है और वो plural भी हो सकता है। ओके, एंड sometimes it is used for referring animals, और कभी कभार ये animals को भी रेफर करने के लिए यूज होता है। सो वो का यूज तो आपको समझ आ गया होगा कि वो जो है वो मेनली पर्सन्स के लिए यूज होता है एंड इट मे बी सिंगुलर और इट मे बी प्लूरल एंड समटाइम्स इट इज यूज्ड फॉर रेफरिंग टू एनिमल्स। कभी कभार ये जो है वो एनिमल्स को रेफर करने के लिए यूज होता है, अदरवाइज इट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड इट मे बी यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल। ये सिंगुलर भी यूज हो सकता है और प्लूरल भी यूज हो सकता है। एंड एग्जाम्पल इज द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? अगर हम एक जनरल बात करें, सो अगर मैं बोलूं लाइक वन पर्सन इज देयर, हमें पता है कि ये पर्सन कभी झूठ नहीं बोलता, ये हमेशा ईमानदार रहता है, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। सो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो कभी झूठ बोलेगा ही नहीं हमसे, ये झूठ बोलता ही नहीं है। सो हम उस पर इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। सो यही बात इस सेंटेंस में भी कही गई है, दैट इज द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। सो this is not honest, it is honest. H is silent. I have told you in my videos also previously and in my silent video, one video where I have told you silent words, वहाँ पे भी honest का मैंने आपको बताया था कि HONEST को हम pronounce करते हैं honest. So the man who is honest is trusted. So the man who is honest, who is used here, who is mainly used for persons. So man क्या है? Human being क्या है? एक person है, सिंगुलर में है ये सेंटेंस, मैंने एक सिंगुलर का सेंटेंस लिखा है, एक प्लूरल का सेंटेंस लिखा है। सो द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। जो आदमी या जो मैन जो है वो ऑनेस्ट है उस पर हम जल्दी ट्रस्ट कर सकते हैं। हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। सो यहाँ पे भी फर्स्ट सेंटेंस पर्सन को रेफर हो रहा है एंड सेकेंड में भी ये सेंटेंस पर्सन को रेफर हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है? सेकेंड सेंटेंस इज सेइंग they never fail who die in a great cause. They never fail who die in a great cause. Okay, so they is used for plural, means ये sentence जो है वो plural का है। they is always used as plural. so plural जो है वो
क्या है, प्लूरल जो है वो सेंटेंस को बता रहा है कि दे यूज हुआ, मतलब ये प्लूरल है. वो डाई इन ग्रेट कॉज, वो इज यूज्ड, सो वो इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पीपल, क्योंकि दे लिखा है, दे नेवर फेल, वो डाई इन अ ग्रेट कॉज, जो अच्छे काम करते करते मर जाए वो कभी फेल नहीं होते हैं. ओके, दिस सेंटेंस इज डिपिक्टिंग दिस टाइप ऑफ थिंग. सो लाइक अगर सपोज करो कि सोल्जर्स हैं, सोल्जर जो हैं वो हमें रक्षा करने के लिए वो बॉर्डर्स वगैरह पे होते हैं. सो अगर वो वहाँ से मर भी जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, सो पर वो कभी हम उन्हें फेल तो नहीं मानेंगे कि हाँ फेल हो गए ये, नो. सो दिस सेंटेंस इज डिपिक्टिंग these kinds of things, like they never fail to die in a great cause. Okay, so who is used for plural here and who is used for singular here, and these both are used for persons in these sentences. So I hope this concept of this use of who is also clear to you. who में कुछ नहीं है, persons के लिए यूज होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज हो सकता है, और कभी कभार ये एनिमल्स में भी यूज हो जाता है. And example, the man who is honest is trusted, they never fail to die in a great cause. So these are two examples of this. Now let's move on to the thing. I want to tell you about something related to woos also. Woos, W-H-O-S-C. So let me write that first and then I will be telling you. So I have written this extra point that I have want to tell you about woos is, woos is the possessive form of woo. Woom की possessive form है woos. Okay, ये point याद रखना, that woos की जो है वो possessive form है woo. Okay, and it is used in speaking of persons. Like woo में हम use करते हैं people, person को बात करने के लिए, मतलब mainly used for person. woo जो है वो persons के लिए use होता है. And but यहाँ पे क्या है, एंड वो समटाइम्स यूज फॉर एनिमल्स, कभी कभार एनिमल्स के लिए यूज होता है. बट यहाँ पे क्या है, वूज जो है वो यूज होता है पर्सन्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, एंड ऑल्सो थिंग्स विदाउट लाइफ, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी, जो जीवित नहीं है, जो जिंदा नहीं है, लाइक टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, एवरीथिंग दैट इज नॉन लिविंग इज कमिंग अंडर वूज. मतलब वू के लिए तो बस हम पर्सन और समटाइम्स एनिमल, मेनली पर्सन. ओके, एंड वूज में persons, animals, but non-living things. All okay. Persons, animals, and without life वाली things, that is non-living things. So it is mainly used for persons, animals, and things that are without life. So example is, this is the question whose solution has baffled philosophers of all ages. So this is philosophers. Okay, let me write this clearly. Philosophers. यहाँ पे क्या कहा गया है, this is the question. Whose is used, whose is used. Okay, ये question है, this is the question. Question is not mentioned, but sentence that I have written, you can see that. This is the question. Whose solution has baffled philosophers of all ages. मतलब जितने भी philosophers हैं उनको उस क्वेश्चन ने जो है, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन ने, मतलब उस क्वेश्चन के आंसर ने सारे फिलोसफर्स को, हर एज के, मतलब ऑल एजेस, मतलब जितनी भी कब के, मतलब इतने पुराने फिलोसफर्स होते हैं उन सबको मजबूर कर दिया कंफ्यूज होने के लिए. baffled, this baffled or baffled is used as a word for confusion. I have told you in my video synonyms of confused. वहाँ पे मैंने आपको ये word भी लिखा था, baffled है, I guess, baffled है. Okay, baffled is the pronunciation of this particular word. Baffled means used confused. Okay, confusion और confuse के लिए हम baffled यूज करते हैं. तो इस सेंटेंस में यही कहा गया है कि दिस इज द क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन वो सोल्यूशन हैज बैफल्ड फिलोसफर्स ऑफ ऑल एजेस. उस क्वेश्चन के
सॉल्यूशन ने जो है वो कंफ्यूज कर दिया सारी एजेस के फिलोसफर्स को. सो दिस सेंटेंस इज डिपिक्टिंग दिस. ओके, and there is one more sentence. If you want to write, you can write. I am not writing that, I am just speaking. If you want to listen, you can listen. And the sentence is, the sun whose rays give life to the earth. The sun, जो सूरज है, okay, the sun whose rays gives the earth, gives life to the earth. earth में जो है वो life दी है sun ने. okay, The earth whose rays give life to the earth, उसकी किरणें जो life देती हैं earth को, is regarded by some people as a god. Okay, is regarded by some people. उन्हें किसी कुछ people ने जो है वो regard दिया है that it is a type of god. Okay, the sun whose rays give life to the earth. The sun whose rays give life to the earth is regarded by some people as a god. Okay, तो यहाँ पे भी whose का एक यूज हुआ है, the sun, comma whose. Let me write the sentence for understanding. So this is the sentence that I have written again. That is the sun, comma लगा है, whose rays is, whose जिसकी रेज जो है वो लाइफ देती हैं अर्थ को, is regarded by some people as god. कुछ लोगों ने उसे रिगार्ड, उसे बताया गया कि वो एक गॉड है एक तरह का. ओके, द सन whose rays give life to the earth is regarded by some people as god. Okay, the sun whose rays give life to the earth is regarded by some people as god. So here's this concept of whose. Whose is mainly used as a possessive form of who, which is used for speaking of persons, animals and also things without life. Okay, and the sun whose rays give life to the earth is regarded by some people as god. उसे कुछ लोगों ने god का दर्जा दिया. Okay, and like जो मैंने sentence पहले लिखा था, this is the question whose solution has baffled philosophers of all ages. So more properly, this is the question, the solution of which has baffled philosophers of all ages. Okay, so let's move on to the which. We have done who and whose. Whose is a concept in who, and now let's move on to the which. So here I have written which. Okay, so which is used for things that are not living, means it is used for non-living things and for animals. ये non-living things और animals के लिए use होता है mainly. Which, याद रखना, वो persons के लिए, sometimes animals, and वो जो है वो possessive form है वो की, that is used for persons, persons and animals, and persons, animals and sometimes things. Okay, without life, non-living things means. And which is not used for here, particularly not used for persons, but sometimes it refers to persons. I will be telling you with examples. That is that. Okay, so which is here mainly used for non-living things and animals. non-living things और animals के लिए हम which use करते हैं, और ये singular और plural दोनों हो सकते हैं. Okay, so what I have written is used for things without life and for animals. It may refer to singular or plural noun. And example, I have written one big example, that is, but I found this example to be very good. Okay, the books which help you most are those which make you think most. Now which is used for non-living thing. Book is not a living thing, so book is a non-living things. और ये relative pronoun which जो है वो book को denote कर रहा है, means book is a antecedent. In my previous video, in my introduction video, I have told you what is antecedent in relative pronouns. So जो book है वो यहाँ पे antecedent है. The books which help you the most are those which make you think most. ओके, सो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो बुक जो तुम्हें बहुत मदद करती है, अ पर्टिकुलर बुक, एक यहाँ पे जो बुक्स लिखा है, द बुक्स विच, तो सपोज करो कि कोई बुक्स हैं, 2-3 बुक्स हैं
जिससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है, ओके, हेल्प यू द मोस्ट, बट आर दोज विच मेक यू थिंक मोस्ट, और उन्हीं को देखकर, उन्हीं को पढ़कर तुम सोचते भी बहुत ज़्यादा हो। जितनी वो तुम्हें हेल्प करती है ना, हेल्प यू द मोस्ट, उतना ही वो तुमसे सोचने पर भी मजबूर कराती है। आर दोज विच मेक यू थिंक मोस्ट, द बुक्स विच हेल्प यू मोस्ट आर दोज विच मेक यू थिंक मोस्ट. Okay, so I found this example perfect for this which concept, and it is a very good example. If you will see this example, you will also will be saying that yes, it's a great example. So example is the books which help you the most are those which think you the most, means which make you think most. ओके, सो यहाँ पे विच जो है वो बुक है, मतलब बुक जो है एंटीसीडेंट है रिलेटिव प्रोनाउन विच का. सो विच इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग और एनिमल के लिए विच यूज होता है. यहाँ पे कोई एनिमल की बात तो हुई नहीं है, मीन्स इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग, दैट इज बुक. और बुक जो है वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है. सो यहाँ पे मेनली बुक जो है वो प्लूरल है क्योंकि एस यूज हुआ है. ओके, तो ये प्लूरल है. अब हम प्लूरल कैसे फॉर्म करेंगे? प्लूरल फॉर्म करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, यू कैन चेक आउट दैट, हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स. and the books which help you the most are those which make you think most. So I hope this example is clear to you. So let me tell you some more example. One of animal, जिसमें हम which का यूज करेंगे animal के लिए, और उसके बाद that which जो है वो sometimes refers to person also, तो हम उसके भी example आपको बताऊंगी मैं आपको. Okay, so let me erase this first and then I will be telling you. So I have erased this and let me write some examples here now. सो फर्स्टली हम एक एनिमल का एग्जाम्पल लेते हैं विच वाले कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करने के लिए. तो हम वी कैन टेक एनी एनिमल. सो आई एम टेलिंग ऑफ हॉर्स. ओके, सो व्हाट्स द एग्जाम्पल दैट वी कैन टेक? द हॉर्स. ओके, आई हैव फाउंड वन. द हॉर्स विच आई रिसेंटली बॉट, विच आई रिसेंटली, ओके, जो मैंने अभी हाल ही में खरीदा है. रिसेंटली बॉट इज एन अरब. सो दिस इज द सेंटेंस जहां पे विच यूज हुआ है, एंड दिस इज यूज्ड फॉर हॉर्स, दैट इज अ एनिमल. सो द हॉर्स विच आई रिसेंटली बॉट इज एन अरब. जो मैंने घोड़ा अभी रिसेंटली हाल ही में खरीदा है, दैट इज अरब. This is a kind of species, I guess. I don't know much about horse. So example के लिए मैं आपको बता रही हूँ that horse which I recently bought, जो मैंने हाल ही में खरीदा, मतलब अभी खरीदा, कुछ ही दिन हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए, पुराना नहीं हुआ है. The horse which I recently bought is an Arab. वो एक अरब है. Okay, and okay, so I hope this example is also clear to you. सो यहाँ पे भी विच जो है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए, सॉरी लिविंग थिंग के लिए यूज हुआ है, बट दैट इज एनिमल. सो विच जो है वो मेनली जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स एंड फॉर एनिमल्स के लिए यूज होता है. और यहाँ पे ये जो है वो एनिमल्स के लिए यूज हो रहा है, एनिमल के लिए यूज हो रहा है. बट नाउ विच नॉन लिविंग थिंग है, ओ सॉरी, विच जो है नॉन लिविंग थिंग का एग्जाम्पल हम दे चुके हैं बुक वाला, एंड यहाँ पे एनिमल का मैंने एक दे दिया. बट एडिशन टू दिस विच हैज समटाइम्स फॉर्मली यूज टू रेफर पर्सन्स ऑल्सो. कभी कभार वो पर्सन्स के लिए भी यूज हो जाता है विच. नाउ व्हाट्स दोज एग्जाम्पल वेयर विच इज यूज्ड फॉर्मली एज पर्सन. सो विच is sometimes used to refer to persons. कभी कभार ये पर्सन को रेफर करने के लिए भी which यूज हो जाता है. So I have written one example, that is he said he saw me there, which was a lie. But which is used here after comma. Okay, so he said he saw me there. उसने कहा कि मैंने तुम्हें देखा, which was a lie, जो कि एक झूठ है, जो कि एक झूठ है. दिस इज जो. ओके,
जो कि एक झूठ है. He said he saw me there, which was a lie. So यहाँ पे जो है which का यूज हुआ है पर्सन को डिनोट करने के लिए. लाइक पर्सन, he is a noun, कॉमन नाउन है he. So he said he saw me there, which was a lie. So which for persons also. If you want to write one more example, then you can write that is, you can write the man was said to be drunk, which was not the case. मैन जो है वो बोला गया कि वो ड्रंक है, मतलब उसने जो है लिक्वर पी रखी है. ओके, लाइक समथिंग लाइक वाइन. ओके, सो उसने जो है, इन हिंदी यू कैन से शराब, बट वी डोंट यूज दीज टाइप ऑफ वर्ड्स इन आवर वीडियो. सो द मैन वॉज सेड टू बी ड्रंक, विच वॉज नॉट द केस. मैन को जो है ड्रंक घोषित कर दिया, पर वो एक केस नहीं था, उसने नहीं कर रखा था ऐसा कुछ भी, मतलब उसने वो ड्रिंक नहीं कर रखी थी, उसने ड्रिंक्स नहीं ले रखी थी. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन इन विच इज यूज्ड. द मैन was said to be drunk, comma, which was not the case, which was not the case. Okay, so I hope this which concept is clear to you, but this is not the last part of which is also used for something else also. The relative pronouns who and which can be used. Now अब मैं वो और which का use बताती हूँ. Okay, so let me write that first and then I will be telling you. So I have written this point, but I haven't written the examples to understand this. I will be writing examples afterward. If you will understand this clearly, then I will erase this and I will be writing two examples of, one is of who and one is of which. So firstly, let's go through the point. So first point is saying, so the point is saying that first that is to restrict, limit or define more clearly. The antecedent, I have told you what is antecedent. If you don't know, check out my video of introduction of relative pronouns, means the first video that I have told you about relative pronouns. So clearly the antecedent, that is where the clause introduced by a relative pronoun, जहाँ पे क्लॉज की मैंने अभी तक एक वीडियो नहीं बनाई है. आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन क्लॉज ऑल्सो, बिकॉज क्लॉज एंड फ्रेजेस आर रिलेटेड टू ईच अदर. सो क्लॉज और फ्रेजेस का मैं एक अलग से आपको वीडियो बनाऊंगी. ओके, सो फिलहाल आप इसमें समझो क्लॉज क्या होते हैं. दैट इज वेयर द क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउन. जो क्लॉज, जो चीज वहां पे बताई गई है, जो इंट्रोड्यूस कराई गई है रिलेटिव प्रोनाउन द्वारा, मतलब वो ये विच द्वारा, इज रिस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग. वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं. ओके, सो मेनली द रिलेटिव प्रोनाउन who and which can be used to use as elaborating the particular sentence. Okay, means क्लॉज को और ज्यादा इलेबोरेट करना. ओके, मेन क्लॉज को और ज्यादा इलेबोरेट करना. मेन क्लॉज अब मैं आपको कैसे समझाऊं. लाइक मैन, द मैन अरेस्टेड बाय द पुलिस, दिस इज अ क्लॉज. ओके, फिर हमने जो है उसमें वो ऐड कर दिया, मीन्स वी हैव एडेड वो, उसको और इलेबोरेट और डिफाइनिंग बनाने के लिए. ओके, सो दिस पॉइंट इज मेनली सेइंग दैट टू लिमिट और टू डिफाइन मोर क्लियरली, मतलब और तरह से उसको बता देना कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हो क्या रहा है, बहुत अच्छे से डिफाइन कर देना. उसका ही हम फर्स्ट यूज बनाएंगे. ओके, एंटीसीडेंट को और अच्छे तरह से इंट्रोड्यूस कराना रिलेटिव प्रोनाउन के साथ और डिफाइन कराना. ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि जो इस फर्स्ट पॉइंट में कुछ नहीं है, जैसे एक मेन क्लॉज है उसको बस और ज़्यादा इलेबोरेट कर देना, उसे भी हम वो और विच में यूज़ करेंगे. टू रिस्ट्रिक्ट, लिमिट और डिफाइन मोर क्लियरली the antecedent, that is where the clause introduced by a relative pronoun is restrictive or defining. So यहाँ पे antecedent मतलब which और वो ही antecedent होंगे? No, which and वो are relative pronoun. जो which और वो से पहले noun या pronoun यूज होगा वो antecedent होता है. So उसे और द elaborate और अच्छा बताने के लिए, like मैंने इसमें क्या बताया, the man अरेस्टेड बाय द पुलिस. सो ये मेन क्लॉज है. फिर मैंने जो है इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन वो ऐड कर दिया. ओके, द मैन
वो। अब हम इसे और डिफाइनिंग बना देंगे तो वो जो है वो इस पर्टिकुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा। द मैन हु हैड चीटेड मी वॉज येस्टरडे अरेस्टेड बाय द पुलिस। सो मेन क्लॉज क्या हुआ? द मैन वॉज येस्टरडे अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो हमने इसको और इलेबोरेट क्या कर दिया? हमने लिखा द मैन हु हैड चीटेड मी was yesterday arrested by the police. Let me write this example and then you will be able to understand this clearly. Let me erase and then I will be writing this. So I am writing here. I have one sentence I have told you sentence of who, WHO who, but I will be telling you which का भी, okay? I will be telling you of which also. So अगर हम first example लें दिस इसी का, द मैन हु हैड चीटेड, द मैन हु हैड चीटेड, दिस इज सी, ओके, चीटेड. सो चीटेड मी वॉज येस्टरडे, मी वॉज येस्टरडे अरेस्टेड बाय द पुलिस, arrested by the police. So this is the one sentence. I am writing one sentence and then I will be telling you कि इस sentence में हो क्या रहा है and then I will be telling you second sentence. Okay, so first sentence is saying the man who had cheated me was yesterday arrested by the police. जिस मैन ने मेरे से चीट किया था उसे कल जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया. So, who is a relative pronoun. Who is a relative pronoun. जो who से पहले जो noun और pronoun होता है means man, यहाँ पे man है तो इसे हम कहते हैं, इस man को हम कहते हैं antecedent. So इस main और main clause क्या है? The man was yesterday arrested by the police or you can say the man arrested by the police. ये मेन क्लॉज है. इसको और इलेबोरेट करना, इसको और एक्सपैंड करना, ओके, तो उसे हम कहते हैं डिफाइनिंग, मोर डिफाइनिंग करना, रिस्ट्रिक्टिव करना. तो फर्स्ट पॉइंट में हमें यही तो करना था. सो द एग्जाम्पल में हमने क्या किया? द मैन हु हैड चीटेड मी, हु हैड चीटेड मी वॉज येस्टरडे अरेस्टेड बाय द पुलिस. सो हैड चीटेड मी जो है हमने इलेबोरेट कर लिया कि वो अरेस्ट क्यों हुआ, बिकॉज who had cheated me, उसने मेरे साथ चीट किया था. who had cheated me was yesterday arrested by the police. So this is the first example that I want to tell you. वैसे मैंने आपको सारा बोल कर ही बता दिया था, यहाँ पे बस मैंने लिख दिया the man who had cheated me. man को हमने एंटीसीडेंट मांगा, who जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, had cheated me जो है हमने इलेबोरेट डिफाइन कर दिया था, was yesterday arrested by the police जो है ये सारा जो है ये मेन क्लॉज है. सो आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू. दिस इज ऑफ वू, यहाँ पे वू की बात हुई है. नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ विच. सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल. द बुक विच यू सी मीन्स विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन और यहाँ पे बुक क्या हुआ? बुक इज अ एंटीसीडेंट. सो द बुक विच यू सी on the table cost me 90 rupees. So this is antecedent, this is book. हमने इसको भी elaborate कर दिया. इसका main clause क्या था? The book cost me 90 rupees. अब कौन सी बुक जिसका तुम्हें cost 90 हो गया? The book which you see on the table, जो तुमने देखी थी टेबल के ऊपर. On is a preposition, on the table. The book which you see on the table. You see on the table, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमने मतलब यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है वो हमने इलेबोरेट किया है. मेन क्लॉज क्या है? द बुक कॉस्ट मी 90 रुपीज. सो द बुक विच यू सी ऑन द टेबल कॉस्ट मी 90 रुपीज. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ विच in which we have used restrictive or defining things. And next point that I want to tell you is to give some additional information. कुछ additional information देने के लिए भी हम एंटीसीडेंट की इसके कुछ additional information देने के लिए हम जो है वो इस क्लॉज को जो है वो कंटिन्यू ही रखते हैं. ओके,
सो उसको हम कंटिन्यूएटिव और नॉन डिफाइनिंग भी कहते हैं. I will be telling you example, and firstly let me write that statement to understand that. So in the second point, here also I haven't written examples. I will be writing after erasing this. So first understand this point. To give some additional information, पहले तो हम information ही दे रहे थे, elaborate कर दे रहे थे, but अगर कुछ additional information देनी है एंटीसीडेंट के बारे में, मतलब नाउन या प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आएंगे उनके बारे में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, तो हम जो है क्लॉज जो इंट्रोड्यूस होंगे, दैट इज वेयर द क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन, जहां पे क्लॉज को इंट्रोड्यूस करा होगा रिलेटिव प्रोनाउन ने, वहां पे हम कंटिन्यूटिव और नॉन डिफाइनिंग कर देंगे, मतलब हम उसे ही कंटिन्यू कर देंगे. ओके, वेयर द क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउन इज कंटिन्यूटिव और नॉन डिफाइनिंग. ओके, सो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए एंटीसीडेंट के बारे में जो क्लॉज जो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, वो हम कंटिन्यू कर देंगे. बट इसके एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, मैं अब लिखूंगी, मतलब फर्स्टली इसको समझो कि इसमें बस हमें और कंटिन्यूएशन में इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है. जो हम पहले लिख रहे थे ना, उससे थोड़ा और ज़्यादा उसको इलेबोरेट करना है, और ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट मतलब पिछली बार हमने बुक ली थी, तो बुक के एंटीसीडेंट मतलब बुक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है. वेयर द क्लॉज इंट्रोड्यूस बाय जो क्लॉज जो रिलेटिव प्रोनाउन मतलब विच और वो ने जो इंट्रोड्यूस करे हैं, वो जो है वो कंटिन्यूएटिव और नॉन डिफाइनिंग होने चाहिए, वो कंटिन्यूएशन में होने चाहिए. सो लेट मी राइट वन एग्जाम्पल टू सेटिस्फाई दिस. ओके, सो I have written two examples. First one is the teacher sent for the boy who came at once. Second is I gave him a rupee, which was all I had with me. So first sentence is saying the teacher sent for the boy who came at once. So यहाँ पे कमा लगा है, यहाँ पे भी कमा लगा है. ओके, कॉमा को हम कमा प्रोनाउंस करते हैं. So यहाँ पे भी कमा लगा है और यहाँ पे भी कमा लगा है. इस कमा को नोट कर लो दैट डिफाइनिंग क्लॉज आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लॉज. जो डिफाइन करते हैं क्लॉज को, जो कंटिन्यूएशन में चलेंगे, उसको जो है वो मेन क्लॉज से सेपरेट करने के लिए हम कॉमाज यूज करते हैं. ओके, दो सेंटेंसेस को मतलब मेन क्लॉज को नॉन डिफाइनिंग क्लॉज से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं. लाइक द टीचर सेंट फॉर द बॉय, जो टीचर बॉय लड़के के लिए भेजी गई थी, वो केम एट वंस, जो एक ही बार आया था. ओके, द टीचर सेंट फॉर द बॉय कमा वो कम एट वंस, वो केम एट वंस. सो यहाँ पे भी मेन क्लॉज को जो है वो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज से जो है वो सेपरेट किया गया. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड कमा. Here also I gave him a rupee, which was all I had with me. मैंने उसको एक रुपया दिया जो मेरे पास था, जितना भी मेरे पास था उसमें से उतने मैंने उसको रुपए दे दिया. I gave him a rupee, which was all I had with me, जो मेरे पास थे अभी प्रेजेंट में. So I gave him a rupee, मतलब एक क्लॉज खत्म हो चुका है. कमा which was all I had with me, मतलब मेन क्लॉज को सेपरेट करा गया है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज से थ्रू कॉमा. So I gave him a rupee, which was all I had with me. Means I hope this is clear to you. ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है. नॉन डिफाइनिंग में से मेन क्लॉज को सेपरेट करने के लिए हमने कमा लगा दिया है. यहाँ पे भी टीचर सेंट फॉर द बॉय एक सेंटेंस है, who came at once सेकेंड सेंटेंस है. इसको भी सेपरेट करने के लिए हमने कमा लगा दिया है. ओके, सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एडिशनली तो इन्फॉर्मेशन दी थी है, जो टीचर भेजी गई थी लड़के के लिए, वो came at once. वो is a relative pronoun, which is a relative pronoun. वो came at once, वो एक ही बार आई. Okay, and here also I gave him a rupee, which was all I had. जो भी जितना मेरे पास था, हम यहाँ पे भी तो खत्म कर सकते थे. I gave him a rupee, but we have added additional information. तब हमने relative pronoun डाला और लिखा was all I had with me, जितना मेरे पास था. Come at once, तो जितना था, came at once, जो एक ही बार आया. ओके, सो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के आगे हमने और उसको कंटिन्यूएशन में डाल दिया, कंटिन्यूएटिव बना दिया. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ अगर मैं कुछ कमा वाले एग्जाम्पल और आपको बताऊं, ओके,
कि हम नॉन डिफाइनिंग में से मेन क्लॉज को वो सेपरेट करते हैं, तो उसके एग्जाम्पल, लेट मी राइट दोज 2 एग्जाम्पल्स एंड देन आई विल बी टेलिंग यू इन मोर डिटेल्स. लाइक ये भी उन्हीं के एग्जाम्पल थे, पर मैं 2 और बता देती हूँ. ओके, so I have written 2 points, means 2 examples of that, in which we have to satisfy the point that कॉमा जो है वो मेन क्लॉज को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक नॉन डिफाइनिंग में और मेन क्लॉज को सेपरेट करने के लिए, इन दोनों मेन क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं. हमें ये पॉइंट बताया गया है, तो हम उसके एग्जाम्पल देख रहे हैं फर्दर डू. ओके, so first example is saying my brother who is a doctor has gone to America. Here we are going to compare. Okay, so second is my brother comma who is a doctor comma has gone to America. So first में क्या लिखा गया है, my brother who is a doctor has gone to America. मेरा एक ब्रदर है जो कि डॉक्टर है, वो जो है वो अमेरिका गया है. So the first sentence implies that the speaker has several brothers. यहाँ पे पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कही है, हमें मेन क्लॉज से डिफाइनिंग क्लॉज सेपरेट थोड़ी हुए हैं. इस सेंटेंस में कोई कमा दिख रहा है आपको? नहीं. सो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस इम्प्लाइज दैट द स्पीकर हैज सेवरल ब्रदर्स, उसके काफ़ी ब्रदर्स हैं. एंड द क्लॉज वू इज डॉक्टर, ये एक क्लॉज है, वू इज अ डॉक्टर इज अ क्लॉज. ओके, जो my brother who is a doctor has gone to America में जो who is a doctor is a clause, जो ये क्लॉज है, ओके, डिस्टिंग्विश कर रहा है कि वो अ पर्टिकुलर वन ऑफ देम, मतलब उनमें से, मतलब इतने ब्रदर्स है तो उनमें से कोई एक गया है. ओके, माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू अमेरिका, मेरा ब्रदर है जो कि डॉक्टर है वो अमेरिका गया है. सो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं है कि एक ही है, यहाँ पे मेंशन नहीं है. सो काफ़ी ब्रदर्स हो सकते हैं, बट जब हमने एक क्लॉज लगा दिया वो इज अ डॉक्टर, जो एक डॉक्टर, हमने ये क्लॉज लगा दिया तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि वो जो है उनमें से किसी एक पर्सन, एक ब्रदर की बात हो रही है कि उनमें से कोई एक जो है वो अमेरिका गया है डॉक्टर. ओके, द फर्स्ट सेंटेंस implies that the speaker has several brothers and the clause who is a doctor is used, means is distinguish a particular one of them, उनमें से कोई एक कोई वो बता रहा है. एंड सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है, माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू अमेरिका. माई ब्रदर मतलब एक ही ब्रदर है, कमा लगा दिया, वो इज अ डॉक्टर जो कि एक डॉक्टर है, फिर कमा लगा दिया, हैज गॉन टू अमेरिका, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलरली वन पर्सन की ही बात की गई है. लेट मी स्पीक दैट इन इंग्लिश. इन दिस सेकेंड द क्लॉज डज नॉट डिफाइन एनीथिंग. ओके, यहाँ पे क्लॉज जो है वो कुछ डिफाइन नहीं कर रहा है, और जो इम्प्लाई हो रहा है, जो द इम्प्लीकेशन जो है वो है इज दैट द स्पीकर हैज ओनली वन ब्रदर, उसका बस एक ही ब्रदर है. यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई कमा वगैरह कोई डिस्टिंग्विश किया ही नहीं गया है. सो यहाँ पे माई ब्रदर की जगह कितने काफ़ी ब्रदर्स हो सकते हैं, सारे मेरी तो ब्रदर हैं. सो माई ब्रदर वो इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू अमेरिका, तो जो ये वो इज अ डॉक्टर है, इस क्लॉज को ऐड करने से हमें पता चल गया कि उन सब में से कोई एक जो है वो अमेरिका गया है जो कि एक डॉक्टर है. और सेकंड वाले में तो साफ मेंशन है कि ओनली वन ब्रदर, ओनली पर्टिकुलरली एक ही ब्रदर की बात कही है. माई ब्रदर वो इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू अमेरिका मीन्स कमा इज देयर, सो वी कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. माई ब्रदर वो इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू अमेरिका मतलब सेवरल ब्रदर्स हैं, उनमें से ये क्लॉज ऐड कर दिया तो हमें पता चल गया कि एक ही ब्रदर की बात हो रही है. यहाँ पे जो है कमा लगाने से हमें पर्टिकुलरली मेंशन हो गया कि एक ही बात हो रही, एक ही की बात हो रही है. यहाँ पे क्या है, उन सब में से किसी एक की बात हो रही है, और यहाँ पे पर्टिकुलरली ही एक ब्रदर की बात हो रही है. सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ आई होप दैट दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन. सो if you like this video, do like, share, subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon for all the new updates for my new videos. Thank you.